BA सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र भारत भारती जो कविता आपके सिलेबस में है उस पर आज चर्चा होगी। भारत भारती आधुनिक काव्य में द्विवेदी युग की प्रमुख कविता है। हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि आधुनिक काल को प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिनमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता एवं समकालीन कविता शामिल हैं। इनको हम समय के अनुसार बांटे हैं और जिस युग में जो सबसे प्रमुख योगदान देने वाले हैं, जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इन दोनों युग का नाम कवि के नाम पर रखा गया है। इसके पश्चात छायावाद का प्रारंभ होता है। छायावाद जो है, हमें यह समझना चाहिए कि इसमें जो कविताएं की गई हैं उनके भाव जो हैं वो अपने मूल अर्थ से बहुत अलग जाते हैं। इस कारण से इसका नाम छायावाद पड़ा है। इसके पश्चात प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है और समकालीन कविता है। यह कालक्रम हमें ध्यान रखना है कि यह सभी आधुनिक समय में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का चरणबद्ध रूप से जो आगे बढ़ी है हिंदी कविता, उसके आधार पर इसका काल विभाजन किया गया है। तो हमें भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग जो है, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने 1912 में 1900 से 1918 के बीच यह कालक्रम है। तो 1912 में भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है और यह इनकी एक प्रमुख रचना है, जिस कारण गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यह देने का कारण यह था कि इसमें जो बातें लिखी गई है भारत भारती कविता में, वह देश को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही थी। तो भारत भारती कविता जो है उसको मैथिली शरण गुप्त जी ने जिस उद्देश्य से लिखा था, इस कारण से वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल रहा था और वह स्वतंत्रता आंदोलन जो समय चल रहा था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो जनमानस तैयार किया गया, उसमें भारत भारती का प्रमुख योगदान था। इसी कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। अब हम देखते हैं कि जैसा हमने बताया, मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी प्रमुख कृति भारत भारती है। भारत भारती नवजागरण का उद्बोधन है। अब हमको यहाँ नवजागरण को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। नवजागरण यानी कि हम पहले भी जागे हुए थे, अर्थात अतीत में हमें जागरूकता हमारे अंदर थी। बीच में कुछ पीरियड समय ऐसा आया जिसमें हम वैसे जागरूक नहीं रह पाए जैसा हमें रहना चाहिए था। अगर रहते तो हमें अंग्रेज अपना हमारे देश को गुलाम नहीं बना पाते। लेकिन अब आधुनिक समय में हमें फिर से नए तरीके से हम जागे हैं और नए तरीके से जो हमारा जागरण हुआ है, उस समय का जो समय है वह 1900 के पश्चात का ही, 1800 से 1900 के पश्चात का समय है और यही नव जागरण का काल कहलाता है, जिसमें हम राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये समय जो चल रहा था भारत में, इसे ही हम नव जागरण का काल कहते हैं। क्योंकि भारत एक तरफ तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहा था आज़ादी के लिए, इसके साथ ही साथ जो समाज में अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इन सब जो चीज़ें फैली हुई थी, इसके विरुद्ध भी भारत कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत भारती में नव जागरण का उद्बोधन है। हम इसे इतिहास अगर किसी का विषय हो तो वह उसे पुनर्जागरण से भी समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण अर्थात हम फिर से जाग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और भारत भारती कविता में जो मूल चिंता व्यक्त हुई है या जिस विषय पर भारत भारती कविता की गई है, उसमें अतीत यह बताया गया है कि भारत का अतीत कितना महान था। हम पढ़ते ही हैं कि हमारे यहाँ गौतम बुद्ध और राजा अशोक और समुद्रगुप्त, इस तरह के विशाल साम्राज्य हमारे भारत का फैला हुआ था। हमारे यहाँ विज्ञान का भी बहुत विकास हुआ, शून्य की खोज हुई, दशमलव पद्धति पर काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया गया। मतलब हमारे भारत का जो अतीत था वो बहुत गौरवपूर्ण था और यही आज भारत दुर्दशा ग्रस्त हो गया है। अंग्रेज़ों ने हमारा
धन का अपवहन किया, यहाँ से बहुत सारी संपत्ति ब्रिटेन लेकर चले गए और भारत को एक तरीके से आर्थिक रूप से गुलाम बना रखा था। तो आज यह दुर्दशाग्रस्त अवस्था क्यों आ गई है और क्या भविष्य भी सुधर पाएगा, इस पर चर्चा करने की जो चर्चा है वह भारत भारती में की गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रमुख पंक्ति है इसकी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। मतलब हम अतीत हमारा कितना बढ़िया था और हम क्या हो गए वर्तमान काल में, और हम भविष्य में किस ओर जाएंगे, यह सभी हमको आज मिलकर चर्चा करनी होगी। और उन सभी समस्याओं को जो हमने अतीत में फेस किया और जो हमारे आज के समक्ष बहुत ज़्यादा विकराल रूप में आ चुकी है, वह आगे न रहें और उन समस्याओं को सुलझा लिया जाए। मतलब भारत भारती जो है वह अतीत के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की ओर भी एक तरीके से रास्ता दिखाने का कार्य करती है। तो भारत भारती में 3 प्रमुख खंड हैं, उनके नाम ही हैं अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अब हम भारत भारती की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस कालक्रम को समझने, जो हमने स्टार्टिंग में समझाया था, इसमें कुछ नाम हैं छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब हम छायावाद तक तो देख चुके थे जिसका अर्थ मूल रूप से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रगतिवाद का नाम आता है। प्रगतिवाद वैसी कविता होती है जहाँ पर कल्पना को बहुत कम महत्व दिया जाता है। जो यथार्थ है, यथार्थ का मतलब होता है जो व्यक्ति के जीवन में घटित होता है और उसे जिस रूप में घटित हो रहा है वैसे ही स्वीकार कर लेना। अर्थात अगर कुछ बुराई है या अच्छाई है, उसमें बिना कोई चेंज किए, बिना किसी आदर्श को जोड़े, इस तरह की चीज़ों को अगर हम वास्तविक रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उस तरह की कविताओं का विषय वस्तु, उस तरह की कविता की जो विषय वस्तु होती है वह प्रगतिवाद में आती है। प्रयोगवाद, छायावाद और प्रगतिवाद दोनों का मिला जुला रूप हमको प्रयोगवाद में दिखाई देता है। अर्थात हम कुछ काल्पनिक भी रहते हैं और कुछ यथार्थ पर भी रहते हैं। इसी तरह से नई कविता है, प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप नई कविता में आता है। और हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो 1951 से लेके 1960 तक का पीरियड है, वह नई कविता में आता है। और इसी समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अब मतलब अर्थात भारत को आज़ादी मिल चुकी थी 1947 में, तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद किस तरह से कविता प्रभावित हुई, तो वह नई कविता की विशेषताओं में आ जाता है। और समकालीन कविता जो 1960 के पश्चात लिखी गई है, अर्थात इस समय तक हम राजनीतिक रूप से भी एक तरीके से समृद्ध होते जा रहे थे और कुछ लोगों ने आज़ादी में बहुत अच्छी कल्पना कर रखी थी और वह कल्पना धीरे धीरे वैसी साकार नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी। तो कुछ लोगों में मोहभंग की स्थिति आने लग जाती है और वह जो जिस तरह की मनोदशा का वर्णन व्यक्ति के अंदर था, वह चीज़ उनकी कविताओं में दिखने लगती है। तो 1960 के पश्चात हमारी जो कविता है वह समकालीन कविता कहलाती है। इसके अंदर और भी ज़्यादा वर्गीकरण है, लेकिन मुख्य रूप से हमें जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है उसमें हमको आधुनिक काव्य धारा में इन प्रमुख नाम को भी हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो कविताएं आएंगी उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब की विशेषताएं भी हमको देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू।